नमस्कार, मैं सपना तंवर आज आपके साथ। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचित कराना चाहूँगी जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय धरोहर को बनाए रखा है, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जान सके कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करी थी, कितना संघर्ष किया था, जो हम आज इस मुकाम पर हैं, इतने विकसित हैं। श्री विजयदत्त श्रीधर जी, जिन्होंने सन 1974 में उस समय प्रकाशित होने वाले देशबंधु से अपना पत्रकारिता में कदम रखा था। इसके बाद इन्होंने सन 1984 में माधवराव संप्रे संग्रहालय की स्थापना की थी। इन्हें श्री पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी जो इस संग्रहालय की स्थापना करनी पड़ी आपको? देखिए, मुझे एक किताब तैयार करना थी, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास। उस किताब के लिए जो स्रोत हैं, उस स्रोत की खोज में और जो संपादन के लिए उसका परीक्षण किया जाता है, क्रॉस वेरिफिकेशन, उसके लिए मुझे बहुत भटकना पड़ा था। और पूरे उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और उस समय मैंने महसूस किया कि एक तो ये स्रोत हमारे विद्यार्थियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित होना चाहिए, और इन्हें किसी तरह से एक छत के नीचे इकट्ठा कर लिया जाए। और इसके हमारे जो प्रेरणा से थे वो थे पंडित रामेश्वर गुरु, जो जबलपुर के बहुत ही नामवर पत्रकार, साहित्यकार, गणित के बहुत आदर्श अध्यापक थे। वो इसके पीछे की एक मूल प्रेरणा थे, और इस तरह से ये विचार आया कि इस तरह की संस्था की स्थापना होना चाहिए। सर, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो आपने इस संग्रहालय की स्थापना करी। किसी भी संस्थान को बनाने में तथा उसके चलने के बाद भी कुछ न कुछ समस्याएं तथा चुनौतियाँ आती हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, कुछ तकलीफ़ें तो होती हैं, और पहली तकलीफ़ तो ये होती है कि आपका साथ देने वाले लोग ज़्यादा देर से जुड़ते हैं। या तो ये कह सकते हो, पहले पूरा भरोसा करना चाहते हैं कि ये जो कह रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, कि कितने गंभीर उसके पीछे, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन समाज में एक तबका होता है ऐसा जो हर चीज़ की खिल्ली उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। जैसे हमको पहले कहा जाता है ये क्या कबाड़ खाने के धंधे में पड़े हैं, इनका इतना प्रभाव है, ये चाहे तो 10 तरह के बड़े काम कर सकते हैं, या अपने लिए खुद कर सकते हैं। तो ये सामान्य चुनौतियाँ हैं। दूसरा ये है कि निश्चित रूप से मेरा अपना प्रभाव ऐसा था, मैं उस समय के मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अखबार का संपादक था, नवभारत का, और मैं किसी से भी कहता 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 दे दो, तो शायद व्यक्ति 1 मिनट में नहीं सोचता, निकाल के दे देता। लेकिन जिनके घरों में ये कई पीढ़ियों, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी की अमानत जमा थी, ये वो लोग थे जो विद्या का, शब्द का, पुस्तक का, पत्रों का, समाचार पत्रिकाओं का, गजेटियर्स का, इनका जो महत्व समझते थे, वो इसको फेंकते नहीं थे। दिवाली हड्डी बेचते लोग अखबारों की हड्डी, लेकिन वो ऐसे परिवार थे जो इसका महत्व समझते थे, और वो ये जानते थे कि ये कहीं हमारे घर में रखी है तो यह सामग्री हमारी संपत्ति नहीं है। और यही उन्होंने मुझसे कहा भी गुरु जी ने कि अब आपके हाथ में दे देंगे तो आपकी संपत्ति नहीं हो जाएगी, ये अमानत है उन पीढ़ियों की जिन्हें भी पैदा होना है, क्योंकि ये राष्ट्र की बौद्धिक धरोहर है। फिर बहुत सारी चीज़, हमारे भारत का नव जागरण आंदोलन दुनिया में सबसे अलग तरह विशिष्ट लिखी, जिसमें राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई, जिसमें समाज सुधार, जिसमें स्वदेशी और स्वावलंबन, और जिसमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, ये 4 मोर्चों पर एक साथ हमारे यहाँ के जो महापुरुष थे, महान सेनापति, महान नायक हमारे आंदोलनों के थे, वो इनमें सक्रिय थे। उस लगभग सभी जो सेनापति या सेना महानायक थे, वो या तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में लिख रहे थे, या जो स्वयं के समाचार पत्र या पत्रिकाएँ निकाल रहे थे। ये उन्हें संवाद का माध्यम था कि हम आखिर ये आंदोलन छेड़ रहे हैं, हम ये पहल कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, और समाज से इसका रास्ता क्या है, समाज को इसका क्या लाभ मिलेगा। तो ये जब होता है तो वो हमको जो यदि उसका अध्ययन करना है, आप स्वतंत्रता संग्राम का यदि अध्ययन करना चाहें तो आपको समकालीन भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाएँ देखना पड़ेंगी, क्योंकि वो जो गिरफ्तारियाँ उनकी होती थी, चाहे महात्मा गांधी हो, या अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, या लोकमान्य तिलक हों, या जवाहरलाल नेहरू हों, जितने तरह जितने महान नेता थे, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, लेकिन ये सब वो लोग थे जिन्होंने अपनी जो गिरफ्तारी जो दी, तो इन्होंने तो आज़ादी की लड़ाई के लिए गिरफ्तारी दी, किसी ने समाज सुधार के आंदोलन के लिए जो कोई निशाना बना, लेकिन उन पर धाराएं कौन सी लगी, वही IPC, CRPC, और ये वो धारा जो अपराधियों पर लागू होती है। तो आप कैसे ये इसको अंतर कैसे करेंगे कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और ये क्यों?
तो इसका वृत्तांत आपको मिलेगा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रिकाओं में। अंग्रेजी के जो अखबार वो थे, जो मुख्य धारा की पत्रकारिता बड़े गर्व से कहते हैं, वो मुख्य धारा की पत्रकारिता में ये बात नहीं थी, उसमें ये नहीं था। वो तो बहुत तटस्थ जैसे रहते थे। और हमारे यहाँ राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने तो लिखा भी है इन सब लोगों के लिए, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। लेकिन जो हमारी भारतीय भाषा की समाचार पत्रिका, इनकी प्रशासनिया बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, विज्ञापन का चलन नहीं था, कोई कानून या किसी तरह कोई संरक्षण नहीं था। एक तरह से वो सर पर कफन बांध के भारत माता की आज़ादी के लिए, बेहतरी के लिए आम आदमी खुशहाली के काम कर रहे थे। तो अब ये कहाँ मिलेगा? वो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रिकाओं, और उसके लिए देश के कोने कोने से विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध छात्र सप्रे संग्रहालय आते हैं, यहाँ बैठ के वो अपने नोट्स लेते हैं, अध्ययन करते हैं और अपनी थीसिस पूरी करते हैं। 40 साल में 1234 शोध छात्रों ने सप्रे संग्रहालय के संदर्भ सामग्री का उपयोग करते हुए अपनी थीसिस पूरी की और उपाधियाँ मिली। सर, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन में ऐसे कौन से व्यक्ति रहे जिन्होंने आज आपको इतना काबिल बना दिया है? सबसे पहले तो मेरे माता पिता, वो इतना पढ़ने वाले थे कि उनके दैनंदिन कामकाज के बाद जो समय बचता था वो किताब लेके या पत्रिका या अखबार लेके पढ़ने मिलते थे उन्हें। तो हमने ये हमारे मन में बात बैठी, हमारे क्या, हमारे सब भाई बहनों के मन में, कि ये बड़ा काम है पढ़ना। हमारे जब हमने होश संभाला था तो हमारे घर में 5 बड़ी बड़ी अलमारियाँ भर के किताबें थी हमारे घर में। गांधी जी का साहित्य, विनोबा जी का साहित्य, हमारे आध्यात्मिक साहित्य, रामायण, गीता, ये सारी चीज़ें। फिर साहित्य, चाहे वो उपन्यास हो, कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, नाटक हो, ये सब मिलते थे। और पत्रिकाएँ आती तरह तरह की। हमारे पिताजी करमीर में डायरी लिखा करते, समाचार लिखा करते थे करेली से। तो ये हमने संस्कार सबसे पहले माता पिता से मिले। दूसरा, हमारे अध्यापक जो होते थे वो मास्टर नहीं थे, मास्टर साहब नहीं थे, वो सब गुरुजी थे। वो ऐसे गुरुजी थे कि हमारे माता पिता हमारे प्रति जितना अनुराग रखते हैं उतना ही अनुराग वो भी रखते थे। उन्हें भी लगता था कि बच्चों को पढ़े करना, अकेले हमारा नहीं, सभी बच्चों को आगे बढ़ाना है अलग अलग दिशाओं में। तो जो पाठ्यक्रम की शिक्षा होती थी, इससे भी बाहर हमारा जीवन एक अच्छे मनुष्य के रूप में विकसित हो, इसके लिए तरह तरह के उपक्रम होते थे हमारे यहाँ। वो हमको बगीचा बनाना संभालना सिखाते थे, वो हम लोगों को साफ़ सफाई करना सिखाते थे, वो हम लोग खेल कूद सिखाते थे, वो नाटक सिखाते थे, वो तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता होती थी, निबंध प्रतियोगिताएँ होती थी, वाद विवाद प्रतियोगिताएँ होती थी। ये सारी प्रतियोगिता, और इनका सबका उद्देश्य होता हम खुद को जाने, समाज को जाने, मानवता को जाने, सनातन परंपरा और धर्म को जाने, सबको जाने, क्योंकि यही सारे मानवता का वो था। तो मूलतः माता पिता और गुरु, इन तीनों ने संभाला। इसके बाद जब हमने सप्रे संग्रहालय वाले इसमें कदम रखा तो पंडित रामेश्वर गुरु, जो हमने नाम लिया उनका, श्री मायाराम सुरजन देशबंधु के प्रधान संपादक हुआ करते थे, उन्हीं के सामने जो हमने पत्रकारिता शुरू की थी। गंगा प्रसाद ठाकुर, वो हमारे गुरु थे पत्रकारिता में। और ऐसे ही इस देश के बहुत लोग हैं, नारायण दत्त जी हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र जी हैं, राजेंद्र माथुर हैं, प्रभाष जोशी हैं। हमने माखनलाल जी के साथ तो कभी संवाद नहीं हुआ, लेकिन उनके छोटे भाई के साथ बहुत सारा काम किया। उन्होंने हमको अपने माखनलाल जी के साथ असेंबली भेंट किया। तो देश के कोने कोने के 1000 से ज़्यादा परिवारों ने, उनके पास जो भी सामग्री, किसी के पास कम थी, किसी के पास बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने पूरे भरोसे के साथ सप्रे संग्रहालय सौंप दी। उन सबका योगदान है। और हम जो होता है ना, मैंने कुछ नहीं किया, हमने किया, क्योंकि हम मिल के जब टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। और ईश्वरी कृपा है कि उन्होंने मुझे निमित्त बना दिया। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के समय में जो डिजिटल टाइम है उसमें समाचार पत्र संग्रहालय की कितनी कीमत है, क्या है? बहुत ज़्यादा। डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, तरह तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, गूगल है, विकीपीडिया है, बहुत सारे हैं। लेकिन लिखे हुए, छपे हुए शब्द का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। उनका स्थान ज्ञान की कोई भी प्रक्रिया हो नहीं ले सकती है। ये सारी प्रक्रिया जो है कृत्रिम हैं। इनमें जितनी चाबी भरोगे, तो चाबी से चलने वाले गुड्डे हैं, जितनी चाबी भरोगे उतना ही उगल देंगे। लेकिन मूल ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान, ये हमारे समाचार पत्रों में है, पत्रिकाओं में है, पुस्तकों में है, ग्रंथों में है, गजेटियर में है, पांडुलिपियों में है।
उस दौर के जो महापुरुष रहे उनके आपस के पत्र व्यवहार जो होता था, इन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्हें जवाब उसमें है, और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो, इसका महत्व कभी कम नहीं होगा, इसकी उपादेयता कभी नहीं कम नहीं होगी। इसे हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ कि कुछ भी करो, आदत डालो कि 24 में से 23 घंटे तुम्हारे 1 घंटा अध्ययन कर, जिसका जिस विषय में रुचि हो, जो पढ़ना चाहे, किस्से कहानी पढ़े, मानना पढ़े, सिनेमा पढ़े, जो देखे वो पढ़े, लेकिन 1 घंटा कम तो उसे अध्ययन जरूर करना चाहिए। जितना आपका भोजन जरूरी है, जितना आपकी नींद जरूरी है, उतना ही जरूरी आपका अध्ययन भी है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, उतना आपको लिखने का सलीका आएगा, और ये जीवन भर काम आएगा, और ये आदत जीवन भर रहना चाहिए। डायरी लिखने की आदत होना चाहिए। एक डायरी हर बच्चे को अपने पास रखना चाहिए। उस डायरी में हर दिन की जो तारीख होती है, हर दिन जो भी एक प्रमुख घटना है, जैसे कल का ही देख लें आप, परसों 9 तारीख का, तो 9 तारीख को एक घटना हुई बड़ी, क्या हुआ, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। तो उस डायरी के एक पन्ने में वो 9 तारीख में आपकी प्रमुख घटना यही है। 3 मारे 5 घायल, ये घटनाएं नहीं हैं, ये दुर्घटनाएं हैं। ऐसी कोई बड़ा नीतिगत निर्णय हो जाए, जैसे अभी एक देश एक चुनाव वाला मामला आने वाला है। अभी हमारी जो IPC CRPC अंग्रेजों ने बनाई जो धाराएं हैं, उन्हें बदलाव की बात है। जो जिस दिन हो जाए उसको करना चाहिए। आपके पास एक रेडी रेकनर तैयार हो जाएगा, और जीवन के जिस क्षेत्र में भी आगे जाओगे, ये रेडी रेकनर आपके लिए मजबूत सहारा बनेगा। सर, डिजिटलाइजेशन की चरम योजना क्या है? इसकी योजना तो ये है कि पहले तो हम स्कैन करके अभी कोशिश कर रहे हैं कि 25 लाख पन्ने जो सन 1925 से पहले के हैं, उनको हम डिजिटाइज कर दें। तो अभी क्या होगा फिर कि हम लोग जो पन्ने बहुत जर्जर हो गए हैं, ज़्यादा जोर से उसको पकड़ेंगे, उल्टेंगे, पलटेंगे, टूट जाएंगे, तो हमारे इतिहास का एक स्रोत खत्म हो जाएगा। तो अभी तो ये है कि पहले इसको सुरक्षित कर लिया जाए। उसके बाद जो यहाँ आएंगे, शोध छात्र देश भर के आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। अच्छा, अकेले विद्यार्थी नहीं आते, रचनाकार भी आते हैं, हमारे पत्रकारिता के लोग भी आते हैं, जनसंपर्क के लोग आते हैं, शिक्षा के लोग आते हैं। किसी को साहित्य देखना है, किसी को समाजशास्त्र देखना है, किसी को राजनीति विज्ञान देखना है, इतिहास देखना है, और महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम, ये तो बड़ा स्थायी विषय है। अब जैसे यदि किसी को भोपाल की गैस त्रासदी में देखना है, कहाँ जाएगा, अखबारों में नहीं मिलेगा, उनके अखबार भी यहीं मिलेंगे। तो पढ़ने के लिए तो यहीं आते हैं लोग, रिसर्च भी कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इनको कागज़ नहीं छूने देंगे, प्रमाण के तौर पर ये रखेंगे कागज़, लेकिन आप कंप्यूटर की स्क्रीन पढ़ लीजिए यहाँ, ये सुविधा हो जाएगी। एक बार जब, तो हम लोग के पास पैसा बहुत, अभी इतना पैसा मिल गया है कि हम लोग डिजिटाइज करवा रहे सब, लेकिन आगे चल के हम लोग की योजना ये है कि इसको सारी सामग्री को ऑनलाइन कर देंगे, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। वो इसका लक्ष्य है। सर, इस संग्रहालय की दुर्लभ सामग्री क्या है? दुर्लभ सामग्री तो बहुत है, पांडुलिपियाँ 500 साल बहुत कम पुरानी देखने को मिल सकती है। हाँ, ऐसा जानना चाहते हैं। नहीं तो भारत का पहला अखबार हिकीज गजट, जहाँ से हिंदुस्तान में 29 जनवरी 1780 को पत्रकारिता शुरू हुई थी, वो देखने को मिल जाएगा। हिंदी का पहला अखबार वो देखने को मिल जाएगा, उदंत मार्तंड। गुजराती का पहला अखबार जो आज भी निकल रहा है, 200 साल हो गए उसको निकलते हुए, बल्कि 201 साल हो गए आपको, मुंबई समाचार, वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। लोकमान्य तिलक का अखबार का पहला अंक यहाँ देखने को मिल जाएगा, मराठा वो केसरी का। तो बहुत सामग्री है यहाँ इस तरह की। सर, मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आज के समय में जो विद्यार्थी हैं वो अध्ययनशीलता की तरफ बिल्कुल झुकाव नहीं ले रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, उसमें लेकिन विद्यार्थी की गलती थोड़ी है, वो पढ़ाने वाले की गलती है। विद्यार्थियों ने अपने प्रोफेसर को, अपने प्राध्यापकों को लाइब्रेरी जाते नहीं देखा, तो विद्यार्थी कैसे जाएंगे? हम लोग बहुत आसानी से दोष दे देते हैं हमारी नई पीढ़ी को, लेकिन नई पीढ़ी को हम सिखा क्या रहे हैं, हमने संस्कार क्या दे रहे हैं? हमने शॉर्टकट सिखा रहे हैं। हमने ये सिखाई नहीं कि आज जो मेहनत कर लोगे, यही मेहनत जीवन भर आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। तो दोष नई पीढ़ी का नहीं है, अध्ययनशीलता को, क्योंकि हमारे प्राध्यापकों को, हमारे अध्यापकों को, बड़े बड़ी बातें करने वाले लोग, उन्होंने कभी लाइब्रेरी में जाते नहीं देखा है। तो उस पहले सुधारने की इनमें ज़रूरत है। सर, आज के बच्चों का आप क्या ऐसा विचार देना चाहिए? बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें क्या कहते हैं, गैजेट्स
गैजेट्स पे निर्भर होना थोड़ा कम करना चाहिए। ये जो उपकरण हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, आपके लैपटॉप होता है, या वो क्या है, टैबलेट कहलाती है, ये सब आपके काम में ये सहायक हैं। इनके ऊपर इतने निर्भर मत हो जाओ वो आपके मालिक बन जाएं। वो आपके सेवक ठीक है, सहायक ठीक। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद।